दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम 3 ऐसी खबरों का डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और सबसे बड़े पैशन क्रिकेट को पूरी तरह से रीडिफाइन कर रही हैं। मतलब ध्यान से सुनो, ये कोई आम डेली अपडेट्स नहीं है। ये वो मैसिव शिफ्ट्स हैं जो आने वाले कई दशकों तक देश का रास्ता तय करने वाले हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर रखते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, जिसे अब पूरा 1 साल हो चुका है। फिर हम बात करेंगे भारत के रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स की। तीसरा बड़ा मुद्दा है बीसीसीआई और आरटीआई का नया फैसला। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे द बिग पिक्चर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ऑपरेशन सिंदूर। 1 साल बाद स्विट्जरलैंड के सीएचएम थिंक टैंक ने एक नई रिपोर्ट निकाली है जो इस मिलिट्री ऑपरेशन पर एक बिल्कुल नया और स्ट्राइकिंग पर्सपेक्टिव सामने रखती है। चीजें बहुत तेजी से एस्केलेट हुई थीं। अगर टाइमलाइन पर ध्यान दें तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में एक दर्दनाक आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली जाती है। इसके ठीक बाद 7 मई को भारत अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 10 मई को जब फायरिंग रुकी ना, तो भारत ने जानबूझकर सीजफायर शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने स्पेसिफिकली स्टॉपेज ऑफ फायरिंग टर्म यूज किया। क्यों? ताकि एक स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल अपर हैंड हमेशा मेंटेन रहे। इस पूरे ऑपरेशन की स्पीड और प्रिसिजन सच में लाजवाब थी। देखिए, ये कोई लंबा खिंचने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि सिर्फ 25 मिनट का एक हाइपर टारगेटेड प्रिसिजन कैंपेन था, रात 1:05 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। बस इन्हीं 25 मिनटों के अंदर भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ढांचों को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। इस स्ट्राइक में एडवांस्ड M982 एक्सकैलिबर प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स और मॉडर्न लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल हुआ था। ये क्लियरली दिखाता है कि हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी आज के इस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब इस स्विस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल टर्म यूज किया गया है, एस्केलेशन डोमिनेंस। इसका आसान भाषा में मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी पर अपना पूरा कंट्रोल रखना। हम सब जानते हैं कि भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है, पर इसके बावजूद फोर्सेस ने यह साबित कर दिया कि बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस किए डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और हाँ, सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, भारत ने यहाँ इंफॉर्मेशन डोमिनेंस भी पूरी तरह हासिल की। मतलब जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 8 और 9 मई की रात जवाबी हमले की कोशिश की, तो वो इंडियन एयर स्पेस को ब्रीच करने में पूरी तरह नाकाम रहे। कुछ ही समय बाद भारत ने 11 डैमेज पाकिस्तानी एयरबेसेस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस सीधे पब्लिक कर दी। इस एक अकेले मूव ने दुनिया के सामने इस पूरे नैरेटिव को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक कदम पीछे हटकर अगर हम डिप्लोमैटिक फॉलआउट को थोड़ा न्यूट्रली एनालाइज करें तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स दिखती है। एक तरफ जहां भारत ने डायरेक्टली मिलिट्री एक्सचेंज जीत लिया, वहीं डिप्लोमैटिक फ्रंट पर थोड़ी उथल-पुथल रही। भारत ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के सीज फायर क्रेडिट लेने की कोशिश को फ्लैट आउट रिजेक्ट कर दिया, जिससे दोनों के रिलेशंस थोड़े स्ट्रेन हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने डिप्लोमैटिकली काफी तेजी से मैनूवर किया। उन्होंने अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया और यहां तक कि इस्लामाबाद में ईरान यूएस टॉक्स होस्ट करके अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को वापस बूस्ट करने की पूरी कोशिश की। तो इस पूरे सिनेरियो का सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकल कर आता है? वो ये है कि भारत का स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट वाला दौर, जहां हम सिर्फ कड़ी निंदा और संयम दिखाते थे, वो अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। पर साथ ही स्विस रिपोर्ट ये भी याद दिलाती है कि सिर्फ मिलिट्री ताकत ही डिप्लोमैटिक टेबल पर जीत की गारंटी नहीं दे सकती। दोनों को स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करना ही पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। बॉर्डर पर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव कैपेबिलिटी लगातार मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है, राइट? इस लेवल की मिलिट्री माइट को आखिर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कैसे सस्टेन किया जा रहा है? इसका जवाब मिलता है हमारी अगली खबर में। बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, रक्षा निर्यात यानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स। ये सामने जो फिगर है ना, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। 38,424 करोड़ रुपए। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 62.66% की एक ऐसी मॉन्यूमेंटल ग्रोथ है जो शायद ही किसी ने सोची होगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के एक मैसिव शिफ्ट का सबूत है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, लगभग 1 दशक पीछे,
तो तस्वीर पूरी तरह अलग थी। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट महज 1200 करोड़ हुआ करता था। और अब देखिए, सिर्फ 10 सालों के अंदर ये फिगर 31 गुना, जी हाँ, एग्जैक्टली 31 टाइम्स बढ़ चुका है। ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ साफ दिखाती है कि मेक इन इंडिया कितनी तेजी से जमीन पर स्केल अप हो रहा है। और ये बूम किसी एक कंपनी का अकेले का कमाल नहीं है, ये एक पूरे थ्राइविंग इकोसिस्टम का नतीजा है। आज के डेट में भारत लगभग 80 से ज्यादा देशों को अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने अकेले 15% की ग्रोथ रजिस्टर की है। एक्सपोर्ट करने वाली डिफेंस फर्म्स की गिनती बढ़कर 145 हो चुकी है। और पता है गवर्नमेंट का अगला ऑफिशियल टारगेट क्या है? 2028-29 तक 50,000 करोड़ क्रॉस करना। यूपी और तमिलनाडु में बनाए गए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2018 का आईडेक्स इनिशिएटिव इस ह्यूज सक्सेस के मेजर पिलर्स माने जा रहे हैं। इस पूरी एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरी के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, हमारा अपना डोमेस्टिक मार्केट सपोर्ट। इस साल का जो 2.19 लाख करोड़ का डिफेंस कैपिटल बजट है ना, उसमें से एक मैसिव 75% हिस्सा अब स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। सोचो, जब एक देश की सेना खुद अपने ही देश के बनाए हथियार खरीदती है तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल मार्केट में उन हथियारों पर ट्रस्ट कई गुना बढ़ जाता है। पर ठहरिए, यहाँ एक क्रिटिकल पैराडॉक्स भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। SIPR यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का 2024 डेटा कहता है कि इन तमाम रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट्स के बावजूद भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बना हुआ है। यानी कि हाँ, एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली बूम कर रहा है, पर इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी आज भी एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे टैकल करना अभी बाकी है। तो बेसिकली हमारी डिफेंस कैपेसिटी स्ट्रांगली बूम कर रही है। बॉर्डर पर हम अपना रुख क्लियर कर चुके हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब देश के सबसे बड़े नेशनल पैशन को चलाने वाली एंटिटी खुद पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे से बिल्कुल बाहर निकल जाए? चलिए शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे और काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। तीसरा हिस्सा, BCCI आउट ऑफ RTI। क्रिकेट की गवर्नेंस को लेकर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स लीगल जजमेंट आया है। पब्लिक परसेप्शन और लीगल रियलिटी के बीच एक्चुअली एक लंबा फासला होता है। आमतौर पर जनता यही सोचती है कि BCCI का मतलब है टीम इंडिया, देश का तिरंगा, पब्लिक स्टेडियम्स, सब कुछ हमारा। लेकिन लीगली देखा जाए तो BCCI स्ट्रिक्टली एक प्राइवेट एंटिटी है। ये तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत रजिस्टर्ड है और टेक्निकली इनको सरकार से कोई डायरेक्ट फंडिंग नहीं मिलती। अब इसको लीगली समझने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 2H पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन के हिसाब से कोई भी संस्था पब्लिक अथॉरिटी सिर्फ तभी कहलाती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट ने खुद बनाई हो या फिर जिसे सरकार से सब्सटैंशियली फंड किया जाता हो। यही वो टेक्निकलिटी है जिस पर पूरा केस टिका था। और एग्जैक्टली यही बेस बना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी CIC के बिल्कुल लेटेस्ट फैसले का। CIC ने अपने ही 2018 के उस पुराने डिसीजन को पूरी तरह ओवरटर्न कर दिया है जिसमें BCCI को पब्लिक अथॉरिटी माना गया था। ये नई रूलिंग अब ऑफिशियली कहती है कि BCCI RTI एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। एक तरह से क्रिकेट बोर्ड को एक एब्सोल्यूट लीगल शील्ड मिल गई है। अब सवाल है कि इस रूल चेंज का हम पर और आम जनता पर जमीनी असर क्या पड़ेगा। प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें तो अब कोई आम नागरिक ये नहीं पूछ सकता कि टीम इंडिया का अंदरूनी सिलेक्शन प्रोसेस आखिर क्या है, IPL के हजारों करोड़ के मैसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एग्जैक्टली किस क्राइटेरिया पर बांटे जाते हैं, पब्लिक स्टेडियम्स के लीजिंग अग्रीमेंट्स की डिटेल्स क्या हैं, या फिर प्लेयर्स के एंटी डोपिंग और इंटरनल डिसिप्लिन प्रोसीजर्स कैसे काम करते हैं। ये सब अब इफेक्टिवली एक बंद किताब बन चुका है। जाहिर है इस पर क्रिटिक्स चुप नहीं बैठे हैं। उनका साफ आर्ग्यूमेंट है कि अकाउंटेबिलिटी का इस तरह से खत्म होना 2016 में आई सुप्रीम कोर्ट की लोधा कमेटी रिफॉर्म्स की स्पिरिट को पूरी तरह से वीकन कर देता है। एक ऐसी पावरफुल संस्था जो पूरे देश को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करती हो, वहां ट्रांसपेरेंसी का ना होना एक प्राइवेट एंटिटी की फ्रीडम और नेशनल ड्यूटी के बीच एक सच में बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट करता है। तो सभी पहलुओं को देखने के बाद अब आते हैं द बिग पिक्चर पर।
तो आखिर इन तीनों अलग अलग कड़ियों को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? एक तरफ हमारे पास एक मिलिटरीली अग्रेसिव भारत है जो खुद की टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, और एक तेजी से बूम करती हुई डिफेंस इकोनॉमी है जिसमें एक्सपोर्ट्स नई ऊंचाइयों पर हैं। पर ठीक दूसरी तरफ हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल पैशन क्रिकेट एक ऐसी प्राइवेट एंटिटी चला रही है जो अब पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है, क्या ग्लोबल स्टेज पर ऐसी मैसिव हार्ड पावर और स्ट्रॉन्ग नंबर्स अचीव करने की रेस में हम कहीं ना कहीं अपने ही इंस्टीट्यूशंस में डोमेस्टिक ट्रांसपेरेंसी को तो नहीं खो रहे हैं? ये डेफिनेटली एक ऐसी तस्वीर है जिस पर गहरी सोच की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही और डीपली रिसर्च विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ।